नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम बोडल केमिकल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनका जो केमिकल का बिजनेस है, डाई स्टफ का बिजनेस है, वो उन्होंने कैसे रन किया है, क्या क्या उन्होंने जो माइलस्टोन्स है वो फिलहाल तक अचीव किए, ये जो बिजनेस है उसमें कौन कौन से अलग अलग कैटेगरीज आ जाते हैं, इसके बारे में ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उनके वैल्यूएशंस क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे है, क्या बोडल केमिकल्स को आत्मनिर्भर भारत ये जो मिशन शुरू है उसके रिगार्डिंग कुछ एडवांटेज मिल सकता है क्या, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यही चैनल पे सारे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस के अलग अलग वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, और जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में भी ये चैनल में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो यदि चैनल पे आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बोडल केमिकल का जो बिजनेस है वो 1989 में सुरेश पटेल इन्होंने शुरू किया, जो एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। इसके बाद में आप देखोगे तो उन्होंने विनाइल सल्फोन ये जो प्लांट है ये अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया, और करंटली उनका जो बिजनेस सेगमेंट है इसमें आप देखोगे तो लगभग 3 बिजनेस सेगमेंट आ जाते हैं, जिससे उनके टोटल बिजनेस के कंट्रीब्यूशन आता है। पहला है उनका डाई इंटरमीडिएट, जिसमें आप देखो तो उनके टोटल 25 प्रोडक्ट्स है। डाई स्टफ में उनके टोटल 175 प्रोडक्ट्स है, और सल्फर और बल्क केमिकल में उनके लगभग 12 प्रोडक्ट्स है। और ये जो तीनों बिजनेस का पार्ट है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका टोटल वैल्यूएशन है। इसके बाद में आप देखोगे तो ये जो उनका टोटल बिजनेस है इसमें उनके गुजरात में लगभग 9 मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स है, उत्तर प्रदेश में उनका 1 मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, और इसके अलावा उनके टोटल 7 अलग अलग डेपोट्स है। बोडल केमिकल्स के आप टोटल रेवेन्यूज देखोगे तो वो जो टोटल रेवेन्यूज है उसमें से लगभग 45% के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो काफी जो ज्यादा रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, और फिलहाल में उनके 150 कस्टमर्स है, और वो 45 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल बोडल केमिकल्स के आप देखोगे तो 6 सब्सिडरीज है, और इसके सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है ट्रायन केमिकल्स, उसके बाद में एसपीएस प्रोसेसर्स, इसके बाद में आप देखो तो उनका एक चाइना का सब्सिडरी है, उसमें उनका 100% का स्टेक है, और सेन और बोया ये आप देखोगे तो ये उनका एक टर्किश सब्सिडरी है। इसके बाद में उनका बोडल बांग्ला ये और एक सब्सिडरी है, जिसमें भी बोडल केमिकल्स का 100% का होल्डिंग है। अभी हम बोडल केमिकल के टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो कैसे शुरू किया और आगे जाके उसका कैसा एक्सपेंशन किया, और फिलहाल में क्या स्टेट है जो केमिकल का बिजनेस है उसका, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो ये जो बोडल केमिकल का बिजनेस था वो 1989 में शुरू हुआ था, जब भी उसका नाम जो था वो जेके फार्मा था, और जहाँ पे उनका गुजरात में एक यूनिट था जिसका नाम था यूनिट 2। 1993 में उन्होंने यूनिट 2B और यूनिट 3 को एक्वायर कर लिया, और उसके बाद में 1994 में जो बिजनेस है उसका नाम चेंज होकर आप देखो तो बोडल केमिकल्स रखा गया। 97 में यूनिट 5 और यूनिट 6 को उन्होंने एक्वायर किया, बाद में 2004 में यूनिट 1 को उसने एक्वायर किया, और 2004 में आप देखो तो उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो आप देखो तो वो बाद में बोडल केमिकल से मैन्युफैक्चर करने लगा। इसके बाद में 2006 में आप देखो तो उन्होंने एक रिवर्स मर्जर करके बीएससी पे लिस्टिंग किया, यूनिट 4 को एक्वायर किया। 2007 में उन्होंने वर्ल्ड क्लास का जो मेगा साइट है यानी यूनिट 7 का उसका शुरुआत किया, और बाद में यूनिट 8 को आप देखो तो उन्होंने एक्वायर किया, और यही ईयर में 2008 में उन्होंने यूनिट 5 और यूनिट 6 को बंद कर दिया, और बाद में उन्होंने बेसिक केमिकल्स का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये बिजनेस के लिए आप देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसका मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, यानी उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो अलग अलग मटेरियल्स लगते हैं या उनके लिए जो अलग अलग आप देखो तो फैक्ट्रीज लगते हैं वो उन्होंने सेटअप किया। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसका मतलब जो डाई इंटरमीडिएट आप देखोगे तो ये मिडल स्टेज है, और उसके बाद में डाई स्टफ आता है यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है, और उसके पहले आप देखो तो बेसिक केमिकल्स आता है। उसके बाद में 2011 में उन्होंने जो यूनिट 7 है उसकी शुरुआत की, और 2012 और 13 में इंडस्ट्री में आप देखो तो काफ़ी इशूज शुरू थे, इसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। और काफ़ी आप देखो तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, जब भी बोडल केमिकल्स के जो प्रॉफिट्स है और जो उनके मार्जिन्स है वो काफी गिर गए थे। और बाद में 2014 में आप देखो तो टर्न अराउंड आया, और बाद में बोडल केमिकल्स की जो डेट थी उन्होंने भी काफी आप देखो तो डेट कम कर दी, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। 2017 में उन्होंने एसपीएस प्रोसेसर इसको एक्वायर किया, उसमें 70% का स्टेक लिया। उसके बाद में 2018 में आप देखोगे तो उन्होंने अपना जो डाई स्टफ का फैसिलिटी था उसको 12,000 मैट्रिक टन इससे आप देखो तो एक्सपांड कर दिया। 2019 में उन्होंने और कुछ जो सब्सिडरीज है उनका शुरू किया चाइना और बांग्लादेश में। इसके अलावा जो डाई स्टफ का कैपेसिटी था उसको 6,000 मैट्रिक टन से और बढ़ाया, और फिलहाल में आप देखोगे
तो बोडल केमिकल्स की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है डाई स्टफ में, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। और उसके बाद में आप देखो तो टीसी, इसका मतलब थायोनाइल क्लोराइड, ये जो बेसिकली केमिकल है उसकी वो फैसिलिटी चालू कर रहे हैं या उसका प्लांट लगा रहे हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 36,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी है। और इसके रिगार्डिंग हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। उसमें भी आप देखोगे तो उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, और उसके रिगार्डिंग आप देखो तो उनका जो कंप्लीट वैल्यू चेन है वो अभी रेडी हो गया है। उसके बाद में आप देखो तो 2020 में उन्होंने सेन और बोया, ये उनका बेसिकली सब्सिडरी है, उसको एक्वायर कर लिया, और ट्रायन केमिकल्स में उन्होंने जो स्टेक है उसको बढ़ा के 100% का स्टेक किया। अभी हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस है उसमें अलग अलग ये जो सेगमेंट्स है, जैसे कि आप देखोगे तो बेसिक केमिकल्स, डाई इंटरमीडिएट्स और डाई स्टफ, इसका टोटल प्रॉफिट में क्या कंट्रीब्यूशन आता है, फिलहाल में उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, या इसके अलावा उनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो उन्होंने क्या मेंटेन की है। तो यहाँ पे आप देखो तो जो इनपुट मटेरियल में आई, स्टीम और पावर लगता है ये इन हाउस हो गया, और एक्सटर्नल आप देखो तो वाटर, सल्फर, एनालाइन, नैफ्थेलिन, पीएनसीबी, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, ये अलग अलग रॉ मटेरियल्स लगते हैं जिससे बेसिकली वो बेसिक केमिकल्स बनाते हैं, और बाद में बेसिक केमिकल्स से वो डाई इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, और डाई इंटरमीडिएट्स के बाद में आप देखोगे तो वो डाई स्टफ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो उसके जो एप्लीकेशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन आ जाता है, या इसके अलावा आप देखो तो लेदर इंडस्ट्री हो गया, या जो डिटर्जेंट बनते हैं इसमें भी आप देखोगे तो ये जो अलग अलग केमिकल्स है उनका यूज होता है, जिसके बारे में हम आगे जाके कंप्लीट जो वैल्यू चेन है उसका स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप उनकी कैपेसिटी के डिटेल्स देख सकते हो। तो बेसिक केमिकल्स में उनके 2,26,000 मैट्रिक टन इतना पर एनम का कैपेसिटी है, डाई इंटरमीडिएट्स में उनका 33,000 मैट्रिक टन इतना है, और डाई स्टफ में उनका 35,000 का है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाई स्टफ में उतना जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे है कंपेयर टू बेसिक केमिकल्स और डाई इंटरमीडिएट्स। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देखो तो उनका बेसिक केमिकल्स में 83% का है, डाई इंटरमीडिएट्स में 78% का है, और डाई स्टफ में 71% का है। उसके बाद में आप ये जो सारे अलग अलग सेगमेंट्स है उनका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देख सकते हो। तो बेसिक केमिकल्स का आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो उनका जो टोटल बिजनेस में 11% का है, और बेसिक केमिकल का सबसे ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी है, और उनका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आप देखो तो सबसे कम है। और इसका रीज़न यही है कि बेसिक केमिकल्स में जो मार्जिन है या उससे जो रेवेन्यूज आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और सिमिलरली आप देखोगे तो फिर बाद में उनका जो डाई इंटरमीडिएट्स है उसमें 39% का उनका रेवेन्यू आता है, और जो डाई स्टफ है उसमें से उनका 44% का रेवेन्यू फिलहाल में आ रहा है। तो कस्टमर्स में आप देखो तो अतुल लिमिटेड हो गया, या आरती इंडस्ट्रीज हो गया, इसके अलावा क्लैरिएंट, तो ऐसे काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं जो डोमेस्टिक कस्टमर्स है। इसके अलावा उनके काफ़ी इंटरनेशनल भी कस्टमर्स है, इसकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जिसमें डाइस्टर हो गया, BASF, या इसके बाद में भी आप देखो तो हंट्समैन, ये ऐसा अलग अलग जो केमिकल्स कंपनी है वो उनके कस्टमर्स है। अभी हम देखते हैं कि वैल्यू चेन क्या है कंप्लीटली, ये जो डाई इंडस्ट्री है इसका। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो इनपुट मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि वाटर, आई, स्टीम, पावर, सल्फर, एनालाइन, नैफ्थेलिन, पीएनसीबी, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन। और ये जो इनपुट मटेरियल्स आप देखोगे तो उसके बाद में जो बेसिक केमिकल्स है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसमें आप देखो तो पैरा नाइट्रो एनालाइन, बीटा नैफ्थोल, सल्फ्यूरिक एसिड, या इसके अलावा भी आप देखो तो काफी अलग अलग मटेरियल्स है। और इसमें से जो थाइनोल क्लोराइड है इसके रिगार्डिंग वो फिलहाल में एक प्लांट लगा रहे हैं। और बाद में बेसिक केमिकल्स के बाद में आप देखोगे तो डाई इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, उसमें विनाइल सल्फोन या उसके डेरिवेटिव्स H एसिड, डासा, FC एसिड, गामा एसिड, K एसिड, ऐसे अलग अलग डाई इंटरमीडिएट्स है। और बाद में डाई इंटरमीडिएट से डाई स्टफ बनता है, जिसमें बेसिकली आप देखो 3 टाइप के डाई स्टफ है, एक है रिएक्टिव डाइज, दूसरा है एसिड डाइज, और तीसरा आप देखोगे तो डायरेक्ट डाइज। और उसमें लैप्सा करके भी एक उनका केमिकल वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और एंड यूजेस में आप देखोगे, यानी ये जो सारे प्रोडक्ट्स है डाई स्टफ वो कहाँ पे यूज होते हैं, उसमें आप देखो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेपर, डिटर्जेंट और वाटर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग जो केमिकल्स लगते हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी हम जो थाइनोल क्लोराइड का प्लांट है उसके बारे में थोड़े डिटेल्स देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो थाइनोल क्लोराइड से क्या हो जाएगा, उनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड से बाद में सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बनता है, और ऑलरेडी आप देखो तो बोडल केमिकल सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड जो केमिकल है वो बना रहा है। और इसके बाद में आप देखो तो थाइनोल क्लोराइड से आगे जाके विनाइल सल्फोन बनता है, और विनाइल सल्फोन ये जो केमिकल है उसमें आप देखो तो बोडल केमिकल्स के पास ऑलरेडी 16,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी कैपेसिटी उनके पास ऑलरेडी है। तो इसमें आप देखो तो वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी आगे की कैपेसिटी है और बेसिक मटेरियल्स भी उनके पास रेडी है। जो बीच का ब्लॉक है वो आप देखोगे तो वो बोडल केमिकल्स यहाँ पे लगा रहा है, जो बेसिकली थाइनोल क्लोराइड का। तो इसमें जो प्लांट की कैपेसिटी है थाइनोल क्लोराइड की वो 36,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी है। और बाद में विनाइल सल्फोन से आप देखोगे तो फाइनली इसका जो एप्लीकेशन है जो रिएक्टिव डाइज में होता है, जिसका जो यूज है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। अभी हम देखते हैं कि उनका जो कंप्लीट जो बिजनेस है उसमें अलग अलग उनका टोटल मार्केट शेयर क्या है,
तो डाई स्टफ में आप देखोगे तो उनका 3% का ग्लोबली मार्केट शेयर है बोडल केमिकल्स का, और इंडिया में आप देखो तो लगभग 13% का मार्केट शेयर है। डाई इंटरमीडिएट में उनका ग्लोबली 6% का मार्केट शेयर है और इंडिया में उनका आप देखो तो 20% का मार्केट शेयर है। अभी हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग 3 बिजनेसेस है, बेसिक केमिकल्स, डाई इंटरमीडिएट्स और डाई स्टफ, इसका बेसिकली रेवेन्यू में कैसे कंट्रीब्यूशन आता है। 2016 में आप देखोगे तो जो बेसिक केमिकल्स है उससे लगभग 13 to 14% का जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो आता था। उसके बाद डाई इंटरमीडिएट से उससे लगभग 51% का आता है और जो डाई स्टफ है उससे 34% का आता है। 2020 में आप देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से उनका जो डाई स्टफ है, ये जो बिजनेस है वो काफ़ी एक्सपांड कर रहे हैं और बाकी जो बिजनेस है उनका जो प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम हो गया है। डाई इंटरमीडिएट्स आप देखोगे तो 51% से कम होके वो 2020 में सिर्फ 39% का है और जो डाई स्टफ है वो 44% का फिलहाल में है। और इसके अलावा जो बेसिक केमिकल्स है वो आप देखोगे तो वो 11% का है। तो यहाँ पे आप देखो तो जो कंपनी है वो काफ़ी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इस पे ऊपर फोकस कर रही है और इसके लिए आगे जाके उनके जो ईबिटा का मार्जिन्स है वो भी काफ़ी एक्सपांड हो जाएंगे और आप देखो तो उसका जो फाइनल इफेक्ट आएगा वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो चार्ट है उनके सारे बिजनेस सेगमेंट्स के वॉल्यूम का चार्ट है। हमने पहले उनके रेवेन्यूज का चार्ट देखा, तो ये आप देखो तो ये जो प्रोडक्शन के वॉल्यूम्स है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स उनके बेसिक केमिकल्स के हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो डार्क ब्लू कलर में डाई स्टफ के वॉल्यूम्स है, तो डाई स्टफ के वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो डाई स्टफ का बिजनेस है वो जनरली गेम चेंजर हो सकता है जिससे उनके काफी आगे जाके प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा। अभी हम ये देखते हैं कि बोडल केमिकल्स के जो टोटल रेवेन्यूज है उसमें से जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है वो ईयर ऑन ईयर उन्होंने कैसे मेंटेन किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो 2016 में उनके टोटल एक्सपोर्ट से 34% के रेवेन्यूज आते थे, 2017 में वो 30% के थे, 2019 में वो बढ़ के 44% के हुए और फिलहाल में 2020 में आप देखो तो वो 41% के हैं। यानी इसमें आप देखो तो काफ़ी जो रेवेन्यूज है लगभग 40% के रेवेन्यूज वो उनके एक्सपोर्ट से ही आ रहे हैं और फिलहाल में वो 45 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें आप देखो तो साउथ कोरिया, चाइना, टर्की या इसके अलावा यूरोप, यूएसए और बांग्लादेश ऐसे अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हम बोडल केमिकल्स के डेट टू इक्विटी और आरओसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 2013 और 2014 में आप देखोगे तो ये जो केमिकल का इंडस्ट्री था या डाई स्टफ और डाई इंटरमीडिएट्स का जो इंडस्ट्री था यहाँ पर काफ़ी डाउन साइकिल आ गया था और ये समय में उनकी जो डेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई थी या इसके अलावा उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी रिड्यूस हो गए थे। पर 2014 के बाद में आप देखो तो उन्होंने कंटिन्यूसली उनकी जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी कम की है। 2015 में वो 1.14 टाइम्स थी और 2020 में आप देखोगे तो सिर्फ 0.24 है। यानी आप देखो तो काफ़ी यहाँ पे उन्होंने उनकी जो डेट है उसको रिड्यूस किया है और ये बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में अभी उनकी जो आरओसी है उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो आरओसी इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आप जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो यानी जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में उससे आप देखो तो बिजनेस आपको कितने रिटर्न जो है वो जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो तो उनका 2015, 16 और 17 में आरओसी काफ़ी अच्छा था और फिलहाल में आप देखो तो उनका जो आरओसी है वो थोड़ा कम हो गया है और इसका रीज़न ये है कि फिलहाल में वो काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हैं और ये जो कैपेक्स है वो एक बार कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे तो उसका जो आउटकम आएगा उससे आप देखो तो आगे जाके उनका जो आरओसी है वो फिर से एक बार बढ़ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि उनका फिलहाल में रेवेन्यू, ईबिटा और ईबिटा का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे आप उनके ब्लैक कलर में रेवेन्यू के डिटेल्स देख सकते हो। तो कंटिन्यूसली जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। 2016 में उनका जो रेवेन्यूज था वो 921 करोड़ का था, फिलहाल में जो रेवेन्यू है वो 1430 करोड़ का है। सिमिलरली उन्होंने जो ईबिटा के मार्जिन है वो ईबिटा के मार्जिन भी आप देखोगे तो 2016 to 2019 ये उन्होंने मेंटेन किए हैं। अभी हम ये जो डाई स्टफ का इंडस्ट्री है या जो डाई इंटरमीडिएट्स का इंडस्ट्री है इसके बारे में थोड़े डिटेल्स देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट में बोडल केमिकल्स में क्या लिखा है चाइना के बारे में स्पेसिफिकली, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो 2017 में कंपनी ने ये मेंशन किया था कि विद चाइना फेसिंग इश्यूज ओइंग टू एनवायरमेंटल नॉर्म्स इंडिया इज वेल पॉइज्ड टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम। तो यहाँ पर आप देखो तो 2017 में मैनेजमेंट ने क्लियरली लिखा है कि चाइना में जो इश्यूज आ रहे हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो इंडियन केमिकल्स की जो कंपनीज है उन पे मिल रहा है। और उसके बाद में देखो तो 2020 में उन्होंने फिर से इसके बारे में बताया है। उन्होंने ये लिखा है कि केमिकल्स और डाई स्टफ कंपनीज आर फेसिंग स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और इसके वजह से जो चाइना की कंपनीज है वो काफी शट डाउन हो रही है और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो इंडियन जो केमिकल बिजनेस है या इसके अलावा जो डाई स्टफ या डाई इंटरमीडिएट के बिजनेस है उसमें आप देखो तो काफी डायरेक्टली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिला है। बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केमिकल वेस्ट effluent treatment became a prerequisite mechanism to carry on business to receive export incentive, substantially increasing operating cost for the companies in China। तो यहाँ पे आप देखो तो इसका मीनिंग ये है कि जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो नॉर्म्स है यानी जो अलग अलग रूल्स है चाइना में वो उनके गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट किए हैं
जैसे कि आप देखो तो जो केमिकल्स होते हैं उनको जब भी डिस्पोज ऑफ करना होता है तो उसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक जो मेथड है वो यूज करना होता है। और इसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट है केमिकल बिजनेस रन करने के लिए वो काफ़ी बढ़ गया है। और इसीलिए जो चाइना के काफ़ी अलग अलग आप देखोगे जो बिजनेसेस है केमिकल के बिजनेसेस वो शट डाउन हो रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखोगे तो बोडल केमिकल्स की जैसी जो अलग अलग केमिकल की कंपनीज है उनमें डायरेक्टली आ गया है। अभी हम बोडल केमिकल्स के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे उनका प्राइस टू अर्निंग का चार्ट देख सकते हो। तो 2015 में उनका जो प्राइस टू अर्निंग था वो 4 का था, 2017 में वो 13 का हुआ है और 2020 यानी फिलहाल में आप देखोगे तो लगभग 10 टाइम्स। तो बोडल केमिकल का बिजनेस आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग के टर्म्स में यानी वैल्यूएशन के टर्म्स में वो फिलहाल में काफ़ी चीपली अवेलेबल है। और स्टॉक प्राइस भी आप देखोगे तो यहाँ पे काफी एक मेजर करेक्शन आया है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें आपको बाय करना है या नहीं। तो ये सकते हो। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस किया है केमिकल इंडस्ट्री का या जो डाई स्टफ का इंडस्ट्री है उससे उनको भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा।